Hello students, how are you? This is Sunil Anand sir. Today I am going to start class 8th Geography chapter 1st. बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे ज्योग्राफी क्लास 8 की ज्योग्राफी पर वीडियो बनाएं, तो आज मैंने क्लास 8 के ज्योग्राफी का वीडियो बनाना शुरू किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और ये चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। सबसे पहले इस बुक में आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें मोना और राजू और उनकी मम्मी हैं, ये तीनों के बीच में एक डिस्कशन हो रहा है। उस डिस्कशन में बच्चे वो पूछते हैं कि हमारे घर में जो चीज़ें हैं, चाहे वो क्लॉथेज हैं, अटेंसिल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, कॉम्स है, ये सभी चीज़ जो है इनका कुछ उपयोग होता है। उसकी मम्मी कहती है कि हमारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं सबकी कुछ न कुछ उपयोग होता है और इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और जो चीज़ें महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं वो रिसोर्स कहलाते हैं। इस पर राजू पूछता है कि ये रिसोर्स क्या होता है। मम्मी उसको कहती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज ए रिसोर्स। वह सभी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है वो रिसोर्स कहलाते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें प्यास लगा है, तो प्यास लगा है तो हमें प्यास के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पानी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हम प्यास के लिए खाना से अपनी प्यास बुझा सकते हैं? तो वहाँ पर भोजन की यूटिलिटी नहीं है, वहाँ पानी की यूटिलिटी है। तो पानी हमारे प्यास बुझाने का एक संसाधन है और पानी क्या है? एक रिसोर्स है। इसी प्रकार से भोजन हमारे भूख को ख़त्म करती है, तो वो हमारे लिए एक संसाधन है। कपड़े हमारे लिए एक संसाधन है क्योंकि वो हमको हमारे शरीर को ढकते हैं। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है वह संसाधन है। वो कहती है कि अपने चारों ओर देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। पानी जिसे हम पीते हैं वो हमारे प्यास को बुझाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में बहुत सारे काम आता है, पंखा चलता है, उससे हम लाइट करते हैं, उससे मशीन चलाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी है, वो हमारे नीड्स को पूरा करते हैं, तो वो भी हमारे लिए संसाधन है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर टू टेस्ट अ स्नैक फॉर यू। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स। कहते हैं कि आपके पिताजी ने एक स्नैक बनाने के लिए कुछ सब्जियों का प्रयोग किया, तो वो जो सब्जी था जिससे टेस्टी स्नैक बनाया गया, तो वो सब्जी भी क्या है? एक रिसोर्स है। इस तरह से जितने भी चीज़ हम अपने चारों ओर देखते हैं, चाहे हमारे कपड़े हों, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारे जानवर हों, चाहे हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, किसी न किसी रूप से वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो ये सारे चीज़ की कुछ न कुछ उपयोगिता होती है। हम बिजली का उपयोग करते हैं, बिजली की उपयोगिता हमारे घर में है, क्योंकि बिजली से हमारे यहाँ फैन चलते हैं, बिजली से हमारे यहाँ क्या है, वॉशिंग मशीन चलता है, तो उसकी अपनी एक अलग यूटिलिटी है। तो जिन चीज़ों के यूटिलिटीज होते हैं वो रिसोर्स होता है। अब सवाल राजू पूछता है कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बन जाता है? हमारे आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या वो हमारे लिए रिसोर्स, हमारी उसकी उपयोगिता है? मान लीजिए कि आपके घर के बाहर में कहीं बहुत सारे घास है, लेकिन उस घास का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं। वो घास जो है किसी पार्टिकुलर किसान ने लगाया है, तो उस किसान के लिए उसकी उपयोगिता, आपके लिए उसकी उपयोगिता नहीं है। तो वो किसान के लिए वो क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। तो उस राजू कहता है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए रिसोर्स कब बन जाता है? तो रिसोर्स बनने के लिए ज़रूरी है कि उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, है ना? और वो यूटिलिटी कैसे यूटिलिटी हो जाने से क्या होता है? जब किसी चीज़ की यूटिलिटी होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम जब तक हम किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं, उसकी हमारे लिए यूटिलिटी नहीं होती है और उसका कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं होता। सपोज कीजिए कि हमें भूख नहीं लगी है और बाजार में कोई भी चीज़ बिक रहा है, तो हम उसकी यूटिलिटी हमारे पास नहीं होगा, हम उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे, कोई महत्व नहीं देंगे। तो ईट्स
यूज यूटिलिटी गिव्स अ वैल्यू। तो कोई भी चीज़ की जो यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, उसके वैल्यू को ऐड कर देती है। हमें अभी कुछ लिखना है तो लिखने के लिए हमें कलम चाहिए। अब कलम चाहिए लेकिन कलम हमारे पास है नहीं, तो कलम हम क्या करेंगे, जाके खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, उसका कुछ वैल्यू हो जाएगा। और वो वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमको कलम की ज़रूरत है। जिस व्यक्ति को कलम की ज़रूरत नहीं है उसके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी नहीं है तो चाहे वो कितना ही सस्ता क्यों ना मिले, वो क्यों खरीदेगा। तो हम यहाँ एक चीज़ समझते हैं कि किसी भी चीज़ को संसाधन बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। पहला ये होता है कि उस वस्तु की यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, उसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए, यानी हम उसको यूज कर सकें, तब हमारे लिए संसाधन होता है। और जब कोई भी चीज़ की उपयोगिता हो जाती है तो उसमें वैल्यू ऐड हो जाता है। क्या होता है, उसका एक मूल्य बन जाता है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब होता है उसका महत्व। अगर कोई भी चीज़ की उपयोगिता होती है तो उसके महत्व हो जाते हैं, और उसके महत्व होता है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कलम जैसे किसी स्टूडेंट के लिए कलम और किताब का महत्व होता है, जबकि वैल्यू होती है, जबकि जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए कलम का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि इसलिए उसके नज़र में उसकी उपयोगिता है नहीं, और उपयोगिता नहीं है इसलिए उसके लिए कोई उसका वैल्यू नहीं होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यूज, सम डू नॉट। पीपल, फॉर एग्जाम्पल, metals may have an economic value, a beautiful landscape may not। कहते हैं कि वैल्यू का मतलब तभी होता है जब हम उसके लिए पैसे पे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वैल्यू का मतलब उसका महत्व है, इसलिए उसके इकोनॉमिक वैल्यू है। हर चीज़ की अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है। कई ऐसी चीज़ें जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी उसकी यूटिलिटी है। जैसे कि हम अगर कलम खरीद रहे हैं तो उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, हम उसको खरीदते हैं तो उसके लिए पैसे पे करना पड़ता है ना। लेकिन जो ब्यूटीफुल सीनरी होता है वह उसकी भी यूटिलिटी है। हम जो ब्यूटीफुल प्लेस है वहाँ पर जाते हैं और फिर पिकनिक मनाते हैं तो उसकी उपयोगिता है, लेकिन उसके लिए हमें कोई भी पैसे पे नहीं करना पड़ता है, इसलिए उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु के वैल्यू दो तरह से हो सकते हैं, या तो वो इकोनॉमिक वैल्यू होगा या उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगा, लेकिन यूटिलिटी अगर किसी भी चीज़ की है तो वो संसाधन। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, हालांकि उसकी उपयोगिता है लेकिन उससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, लेकिन वो बाद में जा कर के समय के अनुसार उसके इकोनॉमिक वैल्यू बन जाते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है कि घर में, गांव में आप देखे होंगे कि बहुत सारी जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो होम रेमेडी का उपयोग करते हैं, घरेलू उपचार करते हैं। अगर सर्दी खांसी हो जाती है तो अक्सर कहा जाता है कि काढ़ा पी लो। काढ़ा कैसे बनाया जाता है वो बता देते हैं कि लोग कहते हैं कि दूध में हल्दी डाल करके पीने से सर्दी ठीक हो जाती है, लेकिन इसके वैल्यू हैं लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, यूटिलिटी है। दूध में हल्दी मिला करके पीने से दूध और हल्दी की यूटिलिटी हो जाती है और उससे हम अच्छे भी हो जाते हैं, लेकिन उससे किसी को आर्थिक लाभ नहीं होता है, इकोनॉमिक यूटिलिटी नहीं होती है। लेकिन एक व्यक्ति, आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति ने फला चीज़ का पेटेंट करवा लिया। ये पेटेंट क्या है? पेटेंट एक तरह से उस पर सर्वाधिकार होता है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, मान्य होता है। पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। कोई भी विचार या कोई भी खोज आप करते हैं, कोई नई चीज़ें आप करते हैं, तो उसका अगर आप पेटेंट करवाते हैं तो उस पर आपका अधिकार हो जाता है। कोई भी दूसरा आदमी उसका उपयोग आपकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता, और अगर वो यूज करता है तो उसको उसके बदले में आपको कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा। तो देख लीजिए, अगर दूध और हल्दी को कोई पेटेंट करवा ले तो वहाँ पर आप अपने घर में हल्दी और दूध रहेगा तो पर भी आप नहीं पी सकेंगे, क्योंकि वो किसी का पेटेंट किया हुआ आइडिया होगा
तो यहाँ कहने का मतलब है कि एक ही चीज जिसका कभी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन बाद में उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं वैल्यू किसी भी चीज को संसाधन बना देता है। इसके अलावा टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। समय के अनुसार मैंने देखा कोई भी चीज़ कैसे रिसोर्स बन जाता है, और टेक्नोलॉजी भी, टेक्नोलॉजी प्रकृति के छुपे हुए उस रहस्यों को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। सपोज कीजिए कि आग का प्रयोग हम करते हैं, पहले के लोग भी आग का प्रयोग करते थे, उन्होंने देखा कि पत्थर से पत्थर रगड़ करके वो आग बना लेंगे, लेकिन आग क्या है, एक संसाधन है ना। ये जो विचार था वो रिसोर्स नहीं था, लेकिन अब उसको आग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का उपयोग करते हैं, और वो एक टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जाता है, तकनीक के द्वारा तैयार किया जाता है, और फिर हम उसका जब उपयोग करते हैं तो उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। हमें पत्थर से पत्थर रगड़ के आग तैयार करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन माचिस की एक तीली जला करके आग तैयार करने में परेशानी नहीं होती है। तो माचिस की तीली कैसे हमारे सामने आया, क्योंकि समय के अनुसार उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और उसने हमें इस रूप में उपलब्ध कराया। पीपल देमसेल्फ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। रिसोर्स एक तो प्राकृतिक रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स हैं जिसके बारे में हमने देखा वो तो है ही है। इसके अलावा आदमी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी भी चीज़ को रिसोर्स बना देता है। जैसे सड़क है, हम सड़क को क्या करते हैं कि रिसोर्स बना दिए हैं, उससे हमें आने जाने की सुविधा होती है। हमने ट्रेन बनाए, ट्रेन क्या है, रिसोर्स है, लेकिन वो रिसोर्स प्राकृतिक नेचुरल नहीं है, उसको ह्यूमन ने बनाया है। तो ह्यूमन ने कैसे बनाया, तो नॉलेज के द्वारा। नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। तो नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरी, इसके माध्यम से अलग अलग तरह के रिसोर्स पैदा किए जा रहे हैं। हमने देखा कई तरह के परिवहन के साधन हमारे पास आए। हम अगर लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो साइकिल से लेकर के हम बड़े बड़े जो बस हैं, ट्रक है या फिर ट्रेन है, हमने बनाए। तो ये क्या है, अलग अलग तरह के रिसोर्स कैसे बने, हमारे नॉलेज के द्वारा उसकी अलग अलग खोज की गई, इन्वेंशन किया गया, उससे वो बहुत तरह के रिसोर्स बन गए। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer mode of transport। अब देखिए हमने क्या किया, हमने आग का आविष्कार किया। अब इस आग के आविष्कार से कितने काम हो गए हमारे। आग के आविष्कार से हमने कुकिंग, खाना बनाने के तरीके, खाना बनाना शुरू किया। उससे हमने क्या किया, कई तरह के फैक्ट्रियाँ लगाई। आग का उपयोग करके हम एनर्जी उत्पन्न करते हैं, दूसरे प्रोसेस में यूज हम करते हैं। इसी प्रकार से जो व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो व्हील के इन्वेंशन से जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, हम चाहे ट्रेन हो, बस हो, ट्रक हो, सब में व्हील का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी गाड़ियाँ जो हैं सो अलग अलग तरह की हैं। तो ये अलग अलग तरह की गाड़ियाँ एक चीज़ से डेवलप हुआ कि हमने उसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। देखिए जितने भी गाड़ियों में चक्के होते हैं, व्हील होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। किसी में रबर का चक्का होता है, कि टायर ट्यूब होते हैं, किसी में, ट्रेन में हम लोहे का व्हील का उपयोग करते हैं, तो कई कार्ट में हम लकड़ियों के ये व्हील का यूज करते हैं। तो सबका टेक्नोलॉजी अलग अलग है, लेकिन उससे क्या हुआ कि नए नए तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए। तो टेक्नोलॉजी क्रिएट hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resources। हमारे घर में जो बिजली जल रही है, ये कैसे जल रही है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो तकनीक का हम प्रयोग करते हैं, तो जो तेज गति से बहते हुए धार से
के सामने में हमें एक टरबाइन लगा दिया जाता है, जहाँ पर इसको बनाने के लिए क्या होता है, बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। उस बांध के बगल में एक टरबाइन लगाया जाता है और उस टरबाइन में डायनमो सेट किया जाता है। और जब उसमें एक पैडल होते हैं, जब उस पर तेज गति से वाटर पानी का धारा बहती है, ऊपर से जो निकलता है, आप कह सकते हैं कि डैम से जो पानी नीचे गिरती है, वो पानी उस टरबाइन के पैडल पर गिरती है और उससे वो तेज गति से घूमता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है और फिर जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये वाटर भी क्या है, एक हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला रिसोर्स है, जो हमारे टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ। तो अभी हम देख रहे थे अलग अलग तरह के रिसोर्स किसे कहते हैं। रिसोर्स के बारे में हमने देखा कि कोई भी वस्तु जिसकी कुछ उपयोगिता होती है, और अगर किसी वस्तु की कुछ उपयोगिता होती है तो उसके वैल्यू होते हैं। ये वैल्यू उसके इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकते हैं और इकोनॉमिक वैल्यू नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ की उपयोगिता है तो वो हमारे लिए संसाधन होता है। और कि कोई भी चीज़ संसाधन तब बनता है जब उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। ये यूटिलिटी दो तरह से बढ़ती है, समय के अनुसार यूटिलिटी बदल जाती है। और टेक्नोलॉजी होती है सो किसी भी चीज़ की यूटिलिटी को मल्टीपल अलग अलग तरह बढ़ा देती है। और उसके टेक्नोलॉजी आती कैसी है, तो नॉलेज के द्वारा आती है, इन्वेंशन के माध्यम से आती है, डिस्कवरीज के माध्यम से ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। और टेक्नोलॉजी किसी भी रिसोर्स को कई तरह से बढ़ा देती है, उसकी उपयोगिता को बढ़ा देती है, यूटिलिटी को बढ़ा देती है, जिसके कारण अलग अलग तरह के रिसोर्स पैदा होते हैं। यहाँ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Resources are generally classified into natural, human made and ह्यूमन रिसोर्सेस। तो रिसोर्स को तीन तरह से तीन भागों में बांटा गया है। पहला नेचुरल रिसोर्स है, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स है और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं कि ऐसी सभी चीज़ें जो हमें प्रकृति प्रदत्त है, जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है और जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिसके अपने वैल्यू होते हैं, भले ही उसके इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो पर भी ये चीज़ें हमें प्रकृति प्रदत्त है और हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे लिए रिसोर्स हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पानी है, हवा है। देखिए हवा का कोई जो हम श्वास ले रहे हैं उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसकी यूटिलिटी है, इसलिए उसके वैल्यू हैं, उसका महत्व है। हवा हमारे लिए, एयर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेज वी फॉर अस, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर एंड वाटर। सो एयर एंड वाटर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर अस, and these are the natural resources, but some resources have its economic value, such as minerals and woods। जंगल में जो लकड़ियाँ होती है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। उस लकड़ी को अगर हम बेचते हैं तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है, उसकी उपयोगिता है, क्योंकि हम उस लकड़ी से ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं, उसको फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो मिनरल्स है वो भी नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि मिनरल्स बनाए नहीं जाते, मिनरल्स धरती के अंदर से प्रकृति के द्वारा हमें दिया जाता है। लेकिन ये रिसोर्स चूँकि सभी जगह उपलब्ध नहीं है और फ्री में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके इकोनॉमिक वैल्यू हैं। तो दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। ऐसे रिसोर्स जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया जाता है और जिसका कोई ज़्यादा बिना मॉडिफिकेशन किए हुए हम प्रयोग करते हैं, उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल रिसोर्स होता है रिन्यूअल और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और
रिप्लेनिश्ड क्विकली, ऐसे रिसोर्स जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और जो जो दोबारा तैयार हो जाता है, ऐसे रिसोर्स को हम रीन्यूअल रिसोर्सेज कहते हैं। सम ऑफ दीज आर सम ऑफ दीज आर ultimated and are not affected by human activities such as solar and wind energy। कुछ ऐसी एनर्जी हैं जो मानव के द्वारा उपयोग किए जाने के बाद भी इफेक्टेड नहीं होते, कोई प्रभाव नहीं होता, चाहे आप उसका कितना यूज कर ले। सोलर एनर्जी हमारे यहाँ इतनी मात्रा में है कि कितना भी सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाए उससे प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार अगर विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी भी कभी भी कम नहीं होने वाला है। तो ये एनर्जी जो है सो क्या है, अनलिमिटेड है। ये सोलर एंड विंड एनर्जी आर अनलिमिटेड। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stocks। हाँ, अगर हम कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जिनका हम बुद्धिमत्ता ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो सकता है कि वो पोल्यूटेड हो सकता है, इफेक्टेड हो सकता है ना। तो हमको इनका प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए और उसके जो स्टॉक है वो कम पड़ सकते हैं। अब वाटर की बात करें तो धरती पर पानी कभी भी कम होने वाली नहीं है। धरती पर 71% वाटर है, लेकिन इस जो 71% वाटर है उसका सिर्फ 1% वाटर है जो हमारे कंजम्पशन के लिए उपयोगी है। 97% वाटर समुद्र में है। 2% वाटर जो है वो झील, झरने या जो हमारे सोलर दोनों पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर बर्फ के रूप में है। सिर्फ 1% वाटर है जो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग सही ढंग से नहीं करते हैं तो उसके स्टॉक प्रभावित होते हैं। आप लोग अक्सर सुना होगा कि धरती के अंदर का वाटर टेबल नीचे जा रहा है, चापाकल सूख रहे हैं, कुएं सूख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धरती के अंदर हम पानी जाने नहीं दे रहे हैं और वो पानी सीधे जो बारिश की पानी होती है समुद्र में चली जाती है, और जब धरती के अंदर वो पानी नहीं जा पाती है और पर्याप्त मात्रा में उसका स्टॉक नहीं जमा हो पाता है तो अंडरग्राउंड वाटर कम हो जाता है। इसी प्रकार से सॉइल है। सॉइल का प्रयोग अगर हम सही बुद्धिमानी से ढंग करते हैं, नहीं करते हैं, सॉइल का प्रयोग अगर हम वाइजली नहीं करते हैं और उसमें हम केमिकल डालते हैं। आप लोग देखे होंगे कि शहर में बहुत सारी गंदी नालियां हैं या शहरों में जो फैक्ट्रियां हैं जिससे जहरीली केमिकल्स होता है वो ज़मीन में फैलता है तो वहाँ की ज़मीन खराब हो जाते हैं। खेतों में भी जो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर यूज हम फर्टिलाइज़र या केमिकल्स का करते हैं या पेस्टिसाइड से करते हैं तो उससे इफेक्टेड होता है सॉइल। इसी तरह से अगर हम फॉरेस्ट जो है, अगर फॉरेस्ट का काटना हम बहुत तेज़ी से जारी रखते हैं तो वो हमारे लिए समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि जंगल हमारे लिए एक वरदान होते हैं और उनका रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप जंगल की उपयोगिता के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि जंगल न सिर्फ हमें हवा को शुद्ध करते हैं पेड़, बल्कि वो जो रेन है उस बादल को भी अट्रैक्ट करते हैं, साथ साथ हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए हमें इनका उपयोग अनलिमिटेड नहीं है, उनका भी प्रयोग हमको बुद्धिमानी से करना होगा। Water seems to be an unlimited renewable resources, but a shortage of drying of the natural water source is a major problem in many parts of the world। हम बता चुके हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में जो यूज करने वाले पानी है उनका शॉर्टेज होता जा रहा है, कुएं सूख रहे हैं। इसके क्या कारण, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which have a limited stock. Since the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished। क्या है
कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसको फिर से रिन्यू होने में हजारों साल लग जाते हैं। बहुत जल्दी वो उसका जो रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे स्टॉक को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पान, ऐसे चीज क्योंकि इसमें 1000 ईयर लग जाता है और लोग उतने दिनों तक जी नहीं सकते, इसलिए ऐसे रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कुछ इस तरह के ही एग्जाम्पल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors, terrain, climates, and altitudes. The distribution of natural resources is unequal because these factors differ so much over the earth. देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी दो तरह के कई किताबों में आप देखे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक ऑबिक्यूटोस रिसोर्स होते हैं और एक को लोकलाइज रिसोर्स कहते हैं। ऑबिक्यूटोस रिसोर्स वो होते हैं जो समूचे धरती पर समान रूप से विद्यमान होते हैं और वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, वैसे को हम ऑबिक्यूटोस रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे सनलाइट, दुनिया में सनलाइट सभी जगह है और वो कभी खत्म होने वाला नहीं, सब समान वितरण सभी जगह है लगभग। इसी प्रकार से पानी है, हवा है, तो दीज आर ऑबिक्यूटोस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सभी जगह समान मात्रा में नहीं पाए जाते। जैसे कोयला आप ले लीजिए, तो कोयला क्या धरती पर सभी जगह पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। कुछ जगहों पे कोयला पाया जाता है, कुछ जगह पेट्रोलियम पाया जाता है, कुछ जगह सोने पाए जाते हैं, कुछ जगह चांदी पाया जाता है। तो ये लोकलाइज रिसोर्सेज है। अब ये आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर ऐसे क्यों? ये सारे रिसोर्सेज सभी जगह उपलब्ध क्यों नहीं है? कोयला पूरे दुनिया में सभी जगह धरती के अंदर क्यों नहीं? सोना सभी जगह क्यों नहीं? तो इसके जो मेजर काउज है, the distribution of natural resources depends upon the number of physical factors like terrain, climate and altitude. तो इसके जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कुछ फिजिकल कारण है, फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे टेरेन है या किसी भी जगह के जो क्लाइमेट है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, या फिर जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो इसको प्रभावित करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग पूरे धरती पर इसलिए है क्योंकि हमारे धरती पर ये फिजिकल डिवीजन जो है, टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड्स, सॉइल्स, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के हैं। इसलिए जो लोकलाइज रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में उपलब्ध हैं। आप समझ गए होंगे कि लोकलाइज रिसोर्सेज क्यों सभी जगह एक जैसे नहीं है, जबकि ऑबिक्यूटोस रिसोर्सेज सभी जगह समान मात्रा में उपलब्ध हैं, लगभग समान मात्रा में है। हवा, पानी, सूर्य की ऊष्मा वगैरह। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं और कितने तरह के होते हैं। इसमें एक और भी जो हम रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़े थे, वो कई जगह आपको एग्जॉस्टिबल और नॉन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स के रूप में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कौन होते हैं? ऐसे रिसोर्स जो समाप्त हो जाते, एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसको एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कोयला है, तो कोयले का प्रयोग अगर आप एक बार कर लिए तो दोबारा आप उसको उपयोग नहीं कर सकते, वो समाप्त हो जाता है। पेट्रोलियम एक बार उपयोग कर लिए तो समाप्त हो जाता है। तो ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। जबकि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं इसको आप रिन्यूएबल रिसोर्स को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कह सकते हैं। जैसे कि हम पानी का कितनी बार यूज करेंगे, क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। हम इस तरह से
सनलाइट है, वो भी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। तो अभी तो हम नेचुरल रिसोर्सेज के जो अलग अलग विभाजन तो हमने पहले आपको बताया था कि रिसोर्सेज तीन तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं? समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। तो कभी कभी जो नेचुरल रिसोर्स है उसका प्रयोग हम उसके स्वरूप को बदल करके करते हैं, उसका उसी रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो जब हम उस रिसोर्स को चेंज कर देते हैं, अलग फॉर्म में बदल देते हैं, तो उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे प्रकृति में हमको आयरन ओर पाया जाता है, लेकिन हम आयरन ओर का उस रूप में प्रयोग नहीं करते हैं जैसे प्रकृति से या धरती के अंदर से हमको मिलती है। आयरन ओर को हम धरती से निकालने के बाद उसको साफ सफाई करते हैं फैक्ट्रियों में, उसको केमिकल से अलग अलग तरह के लिए मशीन बनाते हैं, कई तरह के मशीनें बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं। तो ये सारे रिसोर्स जो आयरन के थे वो उसके रूप को चेंज करके हम उसको रिसोर्स बनाए। आयरन ओर अपने आप में एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन अगर हम उस आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट करके उससे मशीन बनाते हैं, या उस आयरन ओर का प्रयोग उस मशीन के अलावे और हम सरिया के रूप में उपयोग करते हैं या अन्य रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाता है। किसी भी चीज़ को ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वी यूज टेक्नोलॉजी टू मेक एनी नेचुरल सब्सटेंसेज कन्वर्ट इनटू ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्या होता है, इसलिए मोना पूछती है कि अच्छा हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके करते हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स के बाद जो तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स। जितने भी रिसोर्स हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स ही है, क्योंकि वह ह्यूमन ही है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने नॉलेज का प्रयोग करके किसी भी चीज को कई ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। तो आदमी अगर नहीं होता तो आयरन ओर से मशीन कैसे बनता? अगर आदमी अपने विवेक का इस्तेमाल करके हवाई जहाज का इन्वेंशन नहीं करता तो वो हवाई जहाज नहीं बनता। तो हवाई जहाज जो हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गए, और हवाई जहाज बनाने के लिए जो उसके नेचुरल चीज़ें जो आयरन का प्रयोग करते हैं, तो आयरन ओर है वो नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक कड़ी बनता है आदमी, ह्यूमन, जो अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके उस नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाता है। तो आदमी खुद अपने आप में एक रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि आदमी की उपयोगिता है। अगर आदमी नहीं होता तो उसको कौन चेंज करता? तो आदमी की उपयोगिता है। और जब कोई भी आदमी कोई नई चीज को बनाता है, इन्वेंशन करता है, तो उसको पेटेंट करवाता है, और पेटेंट करवाने से उसकी आर्थिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू भी बन जाती है। और जब किसी चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू बन जाए और उसकी उपयोगिता हो तो वो रिसोर्स होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल्स। कोई भी आदमी जो नेचुरल चीज़ हैं उनका प्रयोग करके, अपने नॉलेज का प्रयोग करके, अपने स्किल्स का, अपनी दक्षता का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको क्या करता है कि रिसोर्स बना देता है। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग इज आर अ स्पेशल रिसोर्सेज। यही कारण है कि आदमी एक खास तरह का रिसोर्स बन जाता है। कोई भी व्यक्ति कैसे रिसोर्स बनता है? जब हम इसके तीन फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति ह्यूमन मेड रिसोर्स बनता है, और वो तीन फैक्टर हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। जब हमें एजुकेशन मिलता है तो हम उसका प्रयोग नए ज्ञान को प्राप्त करके
हम नए टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। तो एजुकेशन क्या करता है, व्यक्ति के नॉलेज को बढ़ाता है और उस बढ़े हुए नॉलेज से वो क्या करता है, टेक्नोलॉजी को विकसित करता है। तो एजुकेशन के बाद हम जब किसी चीज़ को एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी ट्रेनिंग लेनी होती है, उसको कैसे किया जाता है। सपोज कीजिए कि आप कोई फैक्ट्री में जाते हैं या कोई मशीन बनाते हैं, तो आपको मशीन बनाने के लिए पूरा बता दिया जाता है कि आप देखिए कि इस मशीन को कैसे कैसे बनता है, लेकिन आप उस मशीन को नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और ये कहा जाता है कि देखो आप खुद इसको बनाओ। आप एक बार दो बार उसको खराब होता है, फिर उसको आप सुधार करते हैं और इस तरह से वो उसको फिर जब ट्रेनिंग के बाद आप पर्याप्त मात्रा में कर लेते हैं। एक पुलिस है, पुलिस अपने एजुकेशन के बदौलत जॉब हासिल कर लेता है, लेकिन तो यहाँ पर एजुकेशन क्या है, उसको जॉब हासिल करने के योग्य बना रहा है, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा रहा है। एजुकेशन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति को यूटिलिटी के इस रूप में बदल दे रहा है कि वो एक पुलिस में भर्ती हो जाता है, कोई एसपी दारोगा कुछ भी बनता है। लेकिन जब वो उस जॉब को प्राप्त कर लेता है तो पुलिस की ड्यूटी कैसे निभानी है, उसके क्या क्या कर्तव्य है, या उस वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करेगा, इसके लिए उसको एक पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के द्वारा वो जान पाता है कि जब उनके जो काम है उसको कैसे किया जाए। लेकिन हाँ, इन ट्रेनिंग और एजुकेशन के बीच में हेल्थ एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम को तभी करेगा जब वो स्वस्थ होगा, और ये स्वस्थ होना उसके यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मेक्स ह्यूमन बींग्स ह्यूमन रिसोर्स। ये तीनों चीज़, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेनिंग, किसी भी मनुष्य को एक ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेस, देखिए अभी हमने एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स की बात हम कर रहे थे, हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात कर रहे थे। तो जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, जो समाप्त होने वाले रिसोर्स हैं, उस रिसोर्स को अगर हम अंधाधुंध यूज करें, यानी अनवाइजली यूज करें, उसको मिस यूज करते हैं, अगर उसको ओवर यूज करते हैं तो बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो मोना हैड अ नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट all the water on the earth had dried up and all the trees are cut down. There was so sad and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around the particularly looking for the food. She said her mother about the dream. अम्मा, देखो यहाँ मोना का एक चिंता को दिखाया गया है। वो कहती है कि क्या होगा अगर इस धरती के अंडरग्राउंड वाटर सूख जाए, या फिर क्या होगा यदि धरती का जो हमारी धरती है वहाँ की मिट्टी खराब हो जाए। अगर जंगल जो पेड़ हैं, अगर वो सारे पेड़ काट दिए जाए तो क्या हो सकता है। वो अपनी माँ से पूछती है। मम्मी कहती कि है ना, उसकी वो जो मोना है वो कहती है कि माँ क्या सचमुच में ऐसा कभी हो सकता है। अम्मा कहती है कि बिल्कुल हो सकता है। इफ वी आर नॉट केयरफुल देन even renewable resources can become very scarce, and non-renewable resources once can definitely exhausted. What can we do about it? Raju asked. Let's replied अम्मा। तो उसकी माँ कहती कि हाँ, अगर हम किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, यहाँ तक कि कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम
ने पानी की बातें की थी। पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन अगर पानी का मिसयूज करते हैं तो उससे भी समस्याएं खड़ी हो रही है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स भी केयरफुली यूज करने की चीज़ है। अगर हम उसको नहीं करते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर ड्राइड होगा, और उससे आने वाले हमारे और जो संतति हैं, फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो और भी ज़्यादा संरक्षित करने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी मात्रा जो क्वांटिटी है धरती के अंदर वो निश्चित है। अगर हम उसको बुद्धिमानी से प्रयोग नहीं करेंगे, अंधाधुंध अगर एक्सट्रेट करते रहेंगे, उसको निकालते रहेंगे, तो क्या होगा, वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जॉस्टिबल हैं, यानी समाप्त होने वाले रिसोर्सेस हैं। यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुल्ली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कोई भी चीज़ को खत्म होने से बचाने के लिए और उसको फिर से रिन्यू होने के लिए एक टाइम देना रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द आया है, ये यहाँ ग्रॉसरी में आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, केयरफुल्ली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट, केयरफुल्ली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट besides meeting the requirements of the present also takes care for the future generation। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है उसको इस तरह से उपयोग करना कि वो हमारी ज़रूरत को तो पूरा करे ही करे, लेकिन वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी संरक्षित रहे। इस तरह से हम उसका उपयोग करें, तो इस तरह का उपयोग जिसमें कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहता है, यानी इस तरह से हम सावधानी से यूज करते हैं, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। कई तरह के उपाय हैं जिससे हम इन रिसोर्सों को, इन संसाधनों को हम संरक्षित कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग थिंग। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड। अब देखिए क्या है कि हम इनको कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इसको 3R भी कहा जाता है। RRR कंजर्व करने के लिए ये RRR काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके हैं जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये R क्या है, पहला है रिड्यूसिंग, किसी भी चीज़ का हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग ना करें, अपनी ज़रूरतों को कम करें। मान लेते हैं कि कोयला है, तो कोयले से हम जितने भी काम कर रहे हैं, हम कोयले के बजाय उसको किसी दूसरे चीज़ से, डीजल से या सोलर एनर्जी से यूज करें, ताकि कोयले का उपयोग कम हो। अगर कम उसका उपयोग होता है तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। रिड्यूसिंग कंजप्शन, तो जो कंजम्पशन है उसके उपयोग हैं उसको कम करना। दूसरा रिसाइकलिंग, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों का प्रयोग हम रिसाइकल करें। जैसे लोहा आप देख रहे होंगे, तो लोहा क्या है, उसको रिसाइकल किया जाता है। तो रिसाइकलिंग के माध्यम से एक ही चीज़ का बार बार उपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आयरन ओर को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। और तीसरा है रीयूजिंग, कई चीज़ें हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। आप देखिए क्या होता है कि हम बोतल होता है और हम बोतल में पानी पीते हैं, उसे फेंक देते हैं। क्या हो कि हम उसके बजाय पर हम अगर ग्लास का उपयोग करें, जो स्टील का ग्लास होता है, अगर हम उसका उपयोग करते हैं, एक ही ग्लास का हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। और बार बार यूज करने से क्या होगा कि हमको बहुत सारे प्लास्टिक के जो ग्लास है उसका यूज नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली
इट मेक्स डिफरेंसेस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड। हमारी जो जीवन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम कंजर्वेशन के इन 3R रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग का प्रयोग करें। तो पेपर का उपयोग हम कम से कम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बच सके। आई विल सी द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस शॉर्टेड मुस्तफ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल्ड। कहता है कि मुस्तफ़ा कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे घर में जो बिजली है उसका मिसयूज नहीं होता है, उसको हम ज़्यादा ओवर यूज नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आखिर आती कहाँ से? पानी और कोल से आता है। आपको पता है कि कोयला क्या एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम। वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि पानी का को हम घर में बर्बाद नहीं करें, क्योंकि अभी हमने देखा कि ओवर यूज ऑफ वाटर के कारण जो ग्राउंड वाटर है वो कम होते जा रहा है। तो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, हर बूंद पानी का हर बूंद कीमती है। आपको पता है कि हवा के बाद पानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, ये स्लोगन दिया गया है। तो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, सो वी शुड यूज वाटर वाइजली, वी डू नॉट ओवर यूज वाटर। हमें ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हम नहाने के लिए जाते हैं तो हम शावर का प्रयोग करने के बजाय बाल्टी और मग का प्रयोग करें। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरिस्ड द चिल्ड्रेन। तो उन बच्चे में एक तरह की नई ऊर्जा आ जाती है, वो कहती है कि हम सब मिलकर के कुछ अलग ढंग से करें। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? अब ये तीनों मिलकर के किस तरह से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चीज़ों का प्रयोग करेंगे, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that, कहता है कि हमारी ये धरती है जहाँ हम रहते हैं उसमें हर चीज़ की उपयोगिता उसकी है और उसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए। जो हमें नेचर देता है उसकी हमको रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम इसकी रक्षा, इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? कुछ रिसोर्सेज यहाँ दिया गया है, कुछ तरीके बताए गए हैं। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? सस्टेनेबल है, यानी उसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। हमारे धरती पर जो जीवों की डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको कंजर्व करना चाहिए। वो कंजर्व करने योग्य है। आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे जीव एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, धरती से गायब हो चुके हैं। तो इस डाइवर्सिटी को भी बचाना भी प्रकृति के बैलेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। जो इन्वायरमेंटल डैमेज है, जो प्राकृतिक जो वातावरण है, नेचुरल वातावरण है, उसको कम से कम हम डैमेज करें। पेड़ को कम से कम काटें, हम ज़रूरत से ज़्यादा ना काटें। जो एयर पोल्यूशन है उसको अपने डेवलपमेंट को इस तरह से करें कि बड़ी बड़ी चिमनियाँ फैक्ट्रियों में लगाई जाती है जिससे एयर पोल्यूशन होता है, तो उसको मिनिमाइज किए जाने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, आइए इसको हम समझते हैं। क्या है? पहला है कि रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हर तरह के जीवन का आदर किया जाना चाहिए और उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। दूसरा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो मानव जीवन है
इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास इम्प्रूव करना चाहिए हमको, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी संभव है। कंजर्व द अर्थ विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो धरती की विटेबिलिटी और डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म होने से हमको बचाना चाहिए, साथ साथ उसके उपयोग को कम करना चाहिए, मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। अक्सर आप लोगों को लापरवाही से प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करते हुए देखा होगा। आपने ये देखा होगा कि लोग बेज़रूरत के गाड़ियाँ सर निकाल लेते हैं, थोड़ी दूर भी जाना है तो बाइक का प्रयोग करते हैं, फोर व्हीलर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की आदत से अगर हम बचें, अपने एटीट्यूड को बदलें, तो उससे इन्वायरमेंट की बचाव हो सकता है। कार पूल करने की आदत डालें। हम कहीं जा रहे हैं, हमारे बगल अकेले कार लेकर के जा रहे हैं, हमारे बगल वाले लोगों को भी ज़रूरत है, तो हम उसी कार, क्यों दो व्यक्ति कार लेकर के जाएं? अगर एक ही जगह जाना है तो हम एक ही कार पूल करें। तो इस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपने पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करके। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरनमेंट, हम अपने कम्युनिटी को, अपने समुदाय का ख्याल रखें और उनको इसके लिए प्रेरित भी करें कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो ये आज आपके चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का एक संपूर्ण वीडियो था, लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बावजूद अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और आप हमारे साथ बने रहें। आपके हर सुझाव पर हम ध्यान देते हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपने क्वेरी ज़रूर लिखें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।